साथियों नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं? आशा करता हूँ मैं सब साथी एकदम बेहतरीन होंगे और अच्छे होंगे। भाई आपने एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया और एक सेशन आपने किया और आप लोगों ने देखा कि बहुत बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। मैं बता रहा हूँ भाई, ये जो सेशन का जो इतने भी सवाल रखे गए इस सेशन में, वो सवाल बिल्कुल एग्जाम से रिलेटेड हैं और वो कहीं ना कहीं देखेंगे इन्हीं में से एग्जाम में आएंगे। तो आप बिल्कुल बिना टाइम गंवाएं, बिना कहीं समय व्यतीत किए हुए आप अपने इस सेशन में जुड़ेंगे और ये क्लास बहुत लंबी नहीं होगी। आपको पता होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा होगा सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो आप सभी साथी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में जुड़ने का प्रयास करेंगे और ये हिंदी स्पेशल पूरा रखा गया है, इसमें केवल हिंदी के लिए रखे गए हैं और यूपीएसआई के जितने भी प्रीवियस ईयर सवाल से वो भी मिलाते जुलाते और उससे रिलेटेड और भी सवाल को मैं बनाया हूँ भाई। तो आ जाओ ध्यान से देखना, पहले सवाल का आज का पहला सवाल देख लेंगे। पहला सवाल दिया, काव्य रीति के कितने भेद हैं? आप बिल्कुल जवाब देंगे काव्य रीत के कितने भेद हैं। सभी साथी बोलेंगे भाई काव्य रीत के कितने भेद हैं, बिल्कुल बताएंगे। क्या एक, देखो, दो है, चार है, आठ है, तीन है? जवाब निकल के आना चाहिए आपका कि दो सही होगा, तीन सही होगा, चार सही होगा कि पांच सही होगा, है ना? ऑप्शन ए बी सी डी। तो बोलेंगे भैया इसका जो रिजल्ट आएगा वो कौन सा सही होना चाहिए? ना सर आठ सही है, ना तीन चार सही है, ना दो सही है। सही कौन सा है? तो ये 2017 का सवाल है, यूपीएसआई का सवाल मेरे भाई। कितने सही होते हैं? तीन। अब मैं आपसे बोलूंगा साथी इन तीनों का नाम बताओ, तो आपको याद होना चाहिए गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी रीति है, और भैया गौड़ी रीति हो जाएगी, वैदर्भी रीति हो जाएगी, पांचाली रीति हो जाएगी। तो ये तीन रीतियां थी। काव्य की कितनी रीतियां? तीन। एक कौन सा है? वैदर्भी रीति है, लिखेंगे वैदर्भी रीति। और दूसरा लिखोगे गौड़ी रीति, लिखेंगे कौन सी रीति हो जाएगी? गौड़ी रीति हो जाएगी। और तीसरी रीति का नाम लिखेंगे भैया पांचाली रीति हो जाएगी। कौन सी रीति है? पांचाली रीति है। तो लिख पाओगे आप पांचाली रीति। ये तीन रीतियों का नाम लिया जाता है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि काव्य रीति के कितने भेद हैं। तो काव्य रीति के तीन भेद हैं। कौन कौन से? वैदर्भी है, गौड़ी रीति है और पांचाली रीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जल, प्राण, पुत्र, इनमें से किस शब्द के लिए अनेकार्थी शब्द है? बिल्कुल याद रखना भैया, जल के बिना जीवन नहीं है, प्राण भी उसी को कहेंगे, पुत्र भी है। तो यहाँ पे कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? जीवन। यहाँ पे कौन सा उत्तर सही होगा? जीवन से उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं, विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। बताना कृपण का वर्ण विच्छेद क्या होगा? सर का पे री लगा, पढ़, तो आप देखेंगे कृपण का क्या हो जाए? कृपण। तो बोलोगे साथी, देखो का लगाया, का में क्या भैया? का में री है, तो का री हो जाएगा। पा से क्या निकलेगा साथी? आ निकलेगा। और क्या बड़ी, देखो ध्यान से, उड़ा, तो उड़ा लगाएंगे, उड़ा से क्या निकला मेरे भाई? आ निकला। तो इस तरीके से देखो ये वर्ड कहाँ है? क री प अ, ये देखो करी, ये तो गलत हो जाएगा। करी सही है, पा पे हलंत नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। का री सही भैया, यहाँ पे हलंत नहीं है, का पे ही नहीं हलंत है, ये भी गलत है। तो का फिर री, फिर देखो पा पे आ मिलके ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संज्ञा का भेद नहीं है, बिल्कुल जानते हैं आप संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 5 भेद हैं। कौन कौन से भैया? बोलोगे सर संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो आप बताओ इसमें से कौन सा? सर व्यक्तिवाचक संज्ञा बिल्कुल है मेरे भाई। जातिवाचक संज्ञा ये भी है। निजवाचक सर ये सर्वनाम है, ये सर्वनाम हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा है। इसमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ आप जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संज्ञा के जिस रूप से पुरुष तत्व, देखो पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, आप बताना भैया कि किससे संज्ञा के पुरुष और स्त्री होने का बोध होता है? तो बोलेंगे भैया याद रखना वो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में 2 लिंग होते हैं। एक होता है स्त्रीलिंग, एक स्त्रीलिंग होता है, और एक मेरे साथी क्या होता है? पुल्लिंग होता है। और पुल्लिंग से किसका बोध होता है? पुरुष जाति का बोध होता है। स्त्री से किसका बोध होता है? स्त्री जाति का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, ये एक सेंटेंस है। मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? बताना भैया। मेरे भाई के लिए देखो के लिए कौन सा कारक हो जाए? संप्रदान कारक। अधिकरण में पे पर आता है, आपको याद होगा। अपादान में अलगाव के, और संबंध में का, की, के, ना, नी, ने, रा, री, रे आता है, तो संबंध हो जाएगा। ठीक है, संबंध तो है नहीं। अपादान में अलगाव का कोई केस यहाँ नहीं दिख रहा। अधिकरण में पे पर, जैसे मेज पर पुस्तक रखी गई है ना, ये तो है नहीं। तो बोलोगे सर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से
किसी एक विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ, बहुत ही शानदार जवाब होना चाहिए आपका। बिल्कुल साथी, ये भी सवाल पूछा गया है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बताएंगे आप भैया? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर सर्वनाम सबका नाम, है ना, दूसरों का नाम। सर दूसरों का नाम नहीं होता, सर्वनाम का अर्थ ही होता है सबका नाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है मेरे भाई? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा भैया। बी दूसरों का नाम नहीं, अपना नाम नहीं होगा, संबंध का नाम नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या मेरे भाई? राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ ऑप्शन नंबर, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में वाक्य के संरचना के आधार पर अनेक भेद बताइए। बताना एक बार। रवि दीवार रगने लगा है, यहाँ पे देखना ध्यान से, ये मिस्टेक भैया है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ याद रखेंगे। अब ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी तो आप बिल्कुल लिखेंगे, ये देखो हो जाएगा। क्या हुआ भैया? तो देखोगे भाई साहब, हो गया यहाँ पे कि रवि दीवार रंगने लगा है। तो रवि क्या रंगने लगा है? दीवार रंगने लगा है। तो वो बताओ कौन सा सही हो जाएगी इसमें से, बताना। दीवार रंगने, तो रंग से रंगना आ रहा है, रंग से रंगना आ रहा है। अगर मेरे भाई रंग से रंगना आ रहा तो यहाँ पे क्या क्या कृदंत क्रिया? ना भैया, नाम धातु क्रिया क्या हो जाएगी? कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया हो जाएगी। रंग से रंगना वर्ड आता है ना, रंग से रंगना वर्ड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो ऐसे 3 विकल्प आपके पास होंगे जिसमें प्रविशेषण होंगे, और ऐसे एक ऐसा विकल्प होगा जिसमें प्रविशेषण नहीं होगा। प्रविशेषण किसे कहते हैं? बोलेंगे भैया प्रविशेषण वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे देखो, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, भूख की विशेषता बता दिया ना, थोड़ी ही भूख है, इसका मतलब इसमें प्रविशेषण है। कौन है भैया? थोड़ी ही है, ठीक है। बच्चे समझदार हो गए हैं, अभी भैया इसमें कुछ समझदार हुए हैं, कितने हुए ये नहीं पता अभी तक, ये विकल्प सही लग रहा है। अरे बहुत ही सुंदर फूल, फूल की देखो फूल सुंदर है, लेकिन सुंदर और भी बता दिया भैया, सुंदर विशेषण है, विशेषण की विशेषता कौन बताया? बहुत ही सुंदर है, ये भी देखो प्रविशेषण है भैया। यहाँ देखो प्रविशेषण दिख रहा है आपको, है ना। आजकल संतरे कुछ ज्यादा, देखो खट्टे तो हैं संतरे, लेकिन कुछ ज्यादा खट्टे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रविशेषण। इसमें से कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें प्रविशेषण नहीं है? तो बोलेंगे भैया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित। यहां देखो प्रतिदिन है ना, यहां पे हो जाएगा हमें प्रतिदिन, ये रेखांकित यहां पे है। हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द को पहचानिए। उपसर्ग है, अपव्यय है भैया, सर्वनाम है, कारक है? बताना एक बार, आप बताएंगे यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना भैया। कौन सा हो जाएगा? तो बोलेंगे सर यहाँ पे प्रतिदिन में और हमें में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये अव्यय शब्द हो जाएगा। ये कैसा शब्द हो जाएगा? अव्यय शब्द हो जाएगा। आ जाओ, भ्रमर शब्द का तद्भव रूप कौन सा है? बताना ध्यान से। तद्भव और तत्सम, तद्भव का मतलब गलत, ये भैया है। तद्भव का मतलब होता है संस्कृत निष्ठ जो ना हो, है ना। तो तब भ्रमर क्या है भैया? ये तो तत्सम है, ये तत्सम है। तो ध्यान से देखो कौन सा भ्रमर का, सर ब्यौरा, ब्यौरा नहीं वर्ड है, किसी का ब्यौरा दिया जाता, भ्रमर का अर्थ नहीं होगा। भ्रामक सर ये भी नहीं है, भ्रमण ये भी नहीं है। भौरे का सही उत्तर हो जाएगा, भौरे का क्या होता है? भ्रमर होता है। भौरे का क्या होता है साथी? भौरे का भ्रमर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अप क्या है? अप एक उपसर्ग है, उपसर्ग दिए गए विकल्प में से किसके लिए प्रयुक्त होगा? सर अप जय, क्या ये बन रहा है? बोलोगे साथी नहीं बन रहा है। अप राम, देखना ध्यान से, अप राम क्या बन रहा है भैया? बोलोगे सर ये भी नहीं बन रहा है। अपमान, हाँ भैया ये बन गया, ये बन गया, इससे अपमान सही हो जाएगा। अपरण, देखो अपरण क्या सही बनेगा? बोलोगे नहीं भैया ये भी नहीं बन रहा, तो ऑप्शन नंबर बी सॉरी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं साथी। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का गलत उदाहरण है? बताना ध्यान से। संधि विच्छेद का गलत उदाहरण महा प्लस ओज, ध्यान से देखो, पौ प्लस आग और नौ प्लस इक, परो प्लस उपकार। ध्यान से देखो और बताओ मुझे कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। बोलो। महा प्लस ओज भैया महोज बनेगा, क्या बनेगा? महा प्लस ओज बनेगा महोज। कौन सी संधि दिख रही है? तो बोलोगे साथी यहाँ पे वृद्धि संधि है। कौन सी संधि है साथी? वृद्धि संधि है। देखो ध्यान से, पौ धन अक क्या हो जाएगा? पाव सर औ का आव बनता तो हो जाएगा पावक, क्या हो जाएगा? पावक। भैया कौन सी संधि है? अव आव यच आवा, बताओ कौन सी संधि हो जाएगी? सर पावक में अयादि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि है? अयादि संधि हो जाएगी। नौ धन इक, सर नौ
से आव, नाविक क्या हो जाएगा, नाविक हो जाएगा। और नाविक में कौन सा भाई मेरे बताना संधि है, तो सर नाविक आओ, आव हो जाता है, तो वहां भी हो जाएगा कौन सी संधि, तो वहां भी हो जाएगी मेरे भैया अयादी संधि। बोलो पर उपकार, भैया यहाँ पे गलत है, ये लिखते अगर हम लिखते पर और उपकार, क्या लिखते, पर और उपकार, सॉरी यहाँ लिखते क्या भैया, पर और उपकार। ध्यान से देखो, अगर इसका आ और इसको आ और ऊ मिलके क्या बनता, ओ बनता, तब बनता परोपकार, तब क्या बनता, परोपकार बनता। इस वजह से यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, वो पूछा गलत कौन सा है, जो गलत है वही सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। उद्घाटन, देखो उद्घाटन का संधि विच्छेद बताना, बताना मेरे भाई, उद्घाटन का संधि विच्छेद क्या होगा। आप बिल्कुल बता पाएंगे सर, उद्घाटन, उज्ज्वल, याद रखो, उद्घाटन, उद्घाटन ना भैया नहीं होगा, उद्घाटन सही हो सकता है, उघाटन नहीं, उघाटन नहीं, तो कौन सा सही सर, उद्घाटन हो जाएगा। ठीक है, कौन सी संधि है सर, व्यंजन संधि है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, समास का अर्थ ही होता है संक्षेप, कहां लिखा गया संक्षेप भैया, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। देखो अधिक का विलोम क्या होता है, बताना एक बार सब जवाब। तो अधिक का विलोम क्या होता है सर, अधिक का विलोम न्यून होता है, इसका विलोम देखो न्यून, अधिक का विलोम न्यून होता है। अनाहार सर आहार हो जाएगा, अनाहार का क्या होगा बेटा, आहार हो। अपकर्ष, अपकर्ष बताओ क्या होगा, ध्यान से देखो। और लघु का दीर्घ, अपकर्ष का बताओ, अनअपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष का क्या होगा बताना ध्यान से भैया, अपकर्ष क्या क्या होगा, बोलोगे सर अपकर्ष का उपकर्ष होगा, अपकर्ष का क्या हो जाएगा, उपकर्ष हो जाएगा, अपकर्ष का उपकर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा शब्द खर, खर का शाब्दिक शब्द का समानार्थी नहीं है। खर का मतलब क्या होता है भैया, खर का मतलब होता है एक राक्षस का नाम, बिल्कुल खर, खरदूषण याद होगा, है ना। तिनका भैया ये भी हो सकता है, गधा ये भी होता है, खर एकमात्र, यही ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया खर का एक समानार्थी नहीं है, तो वो समानार्थी क्या है, एकमात्र नहीं है। आगे आ जाओ। धन का मतलब क्या होता है, धन का मतलब मेरे भाई अंक होता है, धन का, अच्छा धन का यहाँ पूछा, धन का मतलब अर्थ होता है, धन का मतलब क्या होता है, अर्थ होता है। अंक का मतलब सर गोद होता है ना, संख्या होती है, इस तरह से आप बोल सकते हो। आगे आ जाओ। विनोद को उस विद्यालय में इम्तहान लेने, विद्यालय में इम्तहान लेने वाला, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, इम्तहान लेने वाला बनकर जाना है। तो ये जो अंडरलाइन किया गया है इम्तहान लेने वाले के लिए, एक अर्थ कौन सा सही होगा, विशेषज्ञ बोलेंगे, परीक्षक बोलेंगे, अध्यापक बोलेंगे, समन्वयक बोलेंगे। तो बोलेंगे सर जो इम्तिहान लेने वाला होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे परीक्षक बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं भाई, परीक्षक बोलते हैं। आ जाओ। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है, बताना एक बार कौन सा सही नहीं है। सर अनिल, अनिल मीन्स हवा होता, ठीक है, अनल, अनल मीन्स आग, ठीक है, बिल्कुल अनिल मीन्स हवा, अनल मीन्स आग। देखो भैया ऐसा एग्जाम में बना के देगा, आप कंफ्यूज हो, बराबर माइनस क्या दिया, कुछ नहीं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अनिल का मतलब देखो यहाँ दिख रहा है हवा, और अनल का मतलब क्या साथी, आग, अनल का मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पे आग दिख रहा है, ध्यान से देखना। अली मीन्स भौरा, बड़ी की मात्रा लगा तो सखी, बड़ी ई की मात्रा लगा तो सखी, और छोटी की मात्रा तो भौरा। आदि सर आरंभ, आदि माने अभ्यस्त, अभ्यस्त हो जाएगा, ठीक है। जलद सर कमल होता है, जलद मीन्स समुद्र नहीं होता, जलद मीन्स बादल होता है, क्या साथी, देखो इसका मतलब हो जाएगा जलद मीन्स क्या होता है, बादल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, मेरा सारा दूध छोटी बिल्ली पी गई, तो भैया वाक्य में कितने पद बन, सर मेरा, मेरा सारा, देखो मेरा एक, सारा दूध, छोटी बिल्ली, कितने पद बंद हो जाएंगे, 3 पद बंद हो जाएंगे, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है, तो बताओ भैया, क्या भारत है, नहीं भैया भारत सही है, मैं भी सही अपने आप में, स्त्री वर्ड गलत है, स्त्री वर्ड देखो त्रा पे छोटी की मात्रा लगता है ना, ऐसे स्त्रियां लिखते हैं, तो यहाँ पे स्त्रियां वर्ड गलत लिखा, स्त्रियों का भी सही है, सम्मान भी सही मेरे भाई, किया भी सही है, जाता भी सही है भी सही है, तो गलत क्या है, स्त्रियां, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं। निम्न में से क्या काल कहलाता है, काल को क्या कहते हैं भैया, क्रिया के घटित होने के समय को भैया काल कहते हैं, क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। क्रिया के सामान्य रूप को नहीं भैया नहीं कहेंगे, क्रिया, क्रिया के मूल रूप भैया धातु होती है, क्रिया का पूर्ण रूप भैया ये भी नहीं होता, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वाच्य क्या है,
वाच्य के कितने भी सर, वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है, कर्ता का रूपांतरण होता है, कर्म का रूपांतरण होता है कि सभी सही है? बताना, इसका जवाब आपके ऊपर छोड़ के रखता हूं भैया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बोलेंगे सर वाच्य जो होता है वो क्रिया का रूपांतरण होता है। वाच्य क्या होता है? वाच्य क्रिया का रूपांतरण होता है। वाच्य कितने प्रकार के होंगे? तो जवाब निकलेगा साथी, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाच्य होते हैं? बोलोगे सर एक कर्त वाच्य होता है, एक कर्त वाच्य होता है, और एक कर्म वाच्य होता है। एक कौन सा? बोलोगे सर एक कर्म वाच्य होता है, और एक वाच्य बताओ बेटा, तो बोलो सर एक भाव वाच्य होता है। कौन सा हो जाएगा? भाव वाच्य हो जाएगा। इस तरीके से सवाल बनेंगे, तो आप बिल्कुल सवालों को देखेंगे, सवालों का लेवल देखेंगे, यही सवाल एग्जाम में आएंगे, तो आप घबराए नहीं, आप एक एक सवाल का जवाब देते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे भैया, काक पद, देखो बहुत शानदार वर्ड लिखा है। काक पद जो है, काक पद का उपयोग, काक पद का उपयोग कब होता है? बताना, काक पद कब प्रयोग किया जाता है? आपको पता होगा ना सर, काक पद की पहचान सर ऐसे होता ना, काक पद, ये देखो ऐसे काक पद का प्रयोग कब किया जाता है? जब कभी भी हम कुछ लिखते हैं और लिखते वक्त हमसे गलती हो जाती है, छूट जाता है, और वर्ड वहां पे छूटा हुआ है, दोबारा मुझे उस वर्ड को डालना पड़ता है बेटा, तो वहां पे क्या करते हैं? काक पद का प्रयोग करते हैं। तो याद रखें, बार बार एक ही बात के लिए ना साथी, बार बार एक ही बात के लिए नहीं करेंगे। छूटे हुए अंश के लिए हाँ ये हो सकता है, उस अंश माने छोटे से हिस्से के लिए, छोटे से भाग के लिए। वाक्य के बीच में विराम देने के लिए ना साथी, ये गलत हो जाएगा। शोक प्रकट करने के लिए नहीं भैया, ये भी नहीं लिखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। आ जाओ भैया, अगले 26 नंबर सवाल पे आ गए। देखो कितना लाजवाब सवाल है। जान पर खेलना, भैया क्या करोगे? जान पर खेलना का मतलब बहुत बड़ा जोखिम लेना है ना, बहुत बड़ा जोखिम लेना, अर्थात जान पर खेलना हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भक्ति रस के प्रति देखो प्रतिष्ठापक आचार्य इनमें से कौन से हैं? बिल्कुल जवाब देंगे, रूप गोस्वामी, आचार्य भरत, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य मम्मट। कौन से हो जाएंगे? तो बोलोगे सर इसके जो है वो कौन हो जाते हैं? बताना, बोलो भैया। तो बोलोगे सर भक्ति रस के जो प्रतिष्ठापक है वो रूप गोस्वामी है। अच्छा, भक्ति रस का अस्थाई भाव आपसे पूछ लिया जाए, भक्ति रस का अस्थाई भाव मैं आपसे पूछूं, तो बोलोगे सर भक्ति रस का अस्थाई भाव जो है रति है ना, रति, देव के प्रति रति, माने देवताओं के प्रति है ना भैया, देव के प्रति रति। क्या लिख सकते हो? देव के प्रति रति, ये बिल्कुल याद रखना। तो भक्ति रस के कौन हो जाएंगे? रूप गोस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके सामने। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प का चयन करें, जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या, जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं भैया? उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। सभी चरण समान तो सममात्रिक छंद, और प्रत्येक चरण, जैसे 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। अगर विषम मात्रिक है तो भैया चरण तो सेम होंगे लेकिन वर्ण उसके भिन्न भिन्न होंगे, मात्राएं भी उनकी अलग अलग होंगी। अर्ध सम मात्रिक में पहले और तीसरे पद पे एक समान मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे पद पे एक समान मात्राएं होंगी। मात्रिक छंद किसे कहते हैं सर? जिसमें मात्राओं को गिना जाता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। बिल्कुल याद हो गया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्था अलंकार नहीं है? बोलो, विरोधाभास भैया, श्लेष अलंकार अर्था अलंकार ना होके बल्कि श्लेष अलंकार एक शब्द अलंकार है। श्लेष अलंकार क्या भैया? शब्द अलंकार है। अभी आप इसकी पूरी की पूरी थ्योरी क्लास देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए। अगर आपका क्वेश्चंस कहीं भी मिस्टेक हो रहा, कहीं गलती हो रही मेरे साथ, बिल्कुल थ्योरी क्लास में जाके देख सकते हैं। अब देखो हमने 25 सवाल से 30 सवाल कर दिया, 30 सवाल कंप्लीट हो गए। अब 30 सवालों में बताओ आपको कितने स्कोर आपके आए, कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए? बिल्कुल आप सभी जवाब देंगे। आज 40 क्वेश्चन में आपके क्या रिजल्ट है ना, 40 क्वेश्चन में आपके क्या रिजल्ट। आज का देखो सवाल, देखो आगे आप साहित्य, पहले आप चेक करो साथी कि हमारा चैप्टर किस चैप्टर से कौन सा सवाल आ रहा है। साहित्य के आपके 6 से 7 सवाल बनेंगे, तो आप वहां पे गलती नहीं कर सकते हैं। 6 से 7 सवाल मतलब आप जानते हैं 15 से 16 नंबर स्कोरिंग हमारी होगी, तो वो 15 से 16 नंबर हम छोड़ रहे हैं, तो बहुत पीछे हम जा रहे हैं। आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा है? तो आदिकाल भैया कब से कब तक माना जाता है? बिल्कुल सभी साथी को याद होना चाहिए। सर आदिकाल किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, है ना। अगर मैं बोलूंगा तीनों कालों को याद रखो, एक तो नाम रखा गया था आदिकाल, है ना, एक नाम क्या बेटा रखा गया सर? आदिकाल। एक नाम रखा गया था कौन सा? भक्ति काल। एक नाम क्या हो जाएगा? एक नाम भक्ति काल। एक नाम और रखेंगे कौन सा सर? रीति काल। एक नाम कौन सा है भैया? रीति काल। और एक और नाम बताओ जल्दी से, बोलोगे भाई साहब आधुनिक काल होता है। कौन सा होता है? आधुनिक काल होता है। अगर मैं पूछूंगा भक्ति काल, तो बोलोगे सर 1050 से लेकर 1375 ईस्वी तक जो मानते हैं उसे हम कौन सा काल मानते हैं? आदि काल मानते हैं। और भक्ति काल को मानते कितना? 1375 से लेकर के कितना? 1700 लेते हैं भैया भक्ति काल। और 1700 से लेकर के
के 1700 से लेकर के 1900 तक के समय को जो मानते हैं हम रीतिकाल मानते हैं, और 1900 से लेकर के 1918 तक के समय को हम क्या मानते हैं, बोलोगे सर आधुनिक काल मानते हैं। अब आप बताओ भाई साहब, आदिकाल का संभावित समय आरंभ माने समय का आरंभ कब से माना जाता है, तो क्या 1375 होगा सर? 1050 से। कहां से होगा? 1050 से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कीर्तिलता किस भाषा की रचना है? बिल्कुल याद रखना चाहिए सर, कीर्तिलता कीर्ति पताका है ना, कीर्तिलता देखो याद रखना, कीर्ति पताका, कीर्ति पताका। और ये एक और रचना याद रखना चाहिए, क्या भैया? पदावली। एक और रचना याद होनी चाहिए, पदावली। किसकी रचनाएं हैं सर? विद्यापति की हैं, विद्यापति की हैं। इन्हीं को और नाम से सर इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है, इन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। ये कहाँ के निवासी थे साथी? तो बोलोगे साथी ये निवासी थे बिहार के। ये कहाँ के निवासी थे? बिहार के थे। और ये देखो विद्यापति जो है, बोलोगे सर पदावली की रचना के कारण ये बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे। तो याद रखें कि कीर्तिलता किस भाषा में सर? कीर्तिलता अपभ्रंश भाषा में लिखी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी बताई? बहुत शानदार मानी है। क्या मानी भैया? बोलोगे सर इसमें 12 मानी गई है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 12। ये रामचरितमानस, रामलला, नेहचू है ना, बैराग, संदीपनी, किस गीतावली, किस दोहावली है ना भाई, ये सब याद करेंगे। 12 का 12 आप तैयार रखना चाहिए आपको। उसमें से पूछ लेगा कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, कौन किस भाषा में लिखा गया है। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1850 से 1900, 1789 से 1887 तक, 1875 से 1900, भैया 1900 से लेकर के 2010। बताना इसका जवाब क्या हो जाएगा? 33 नंबर का आंसर क्या आएगा? बोलोगे साथी 1850 से लेकर के 1900 तक भारतेंदु युग है। और भारतेंदु युग कितने वर्षों तक रहता था? 50 वर्षों तक भारतेंदु युग है। ठीक है, कितने वर्षों तक है? 50 वर्षों तक भारतेंदु युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथी आपके आगे हम आके। देखो, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है भैया? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुलाल। किसकी रचना, मुझे ये बताना आप। इंदुमती किसकी रचना है? बताना भैया। तो बोलेंगे भैया ये रचना जो है किशोरी लाल गोस्वामी की है। बिल्कुल लिखेंगे, किशोरी लाल गोस्वामी की है, किशोरी लाल गोस्वामी। ये रचना किसकी है? किशोरी लाल गोस्वामी की है। किसने प्रथम रचना मानी है? बोलोगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं। कौन माने मेरे भाई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी माने हैं। और ये कब प्रकाशित हुई सर? 1900 ईस्वी में प्रकाशित रचना है, 1900 ईस्वी में। रानी आकाशदीप भैया जयशंकर प्रसाद लिखेंगे, आकाशदीप किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है ना। रानी केतकी की कहानी किसकी? मुंशी इंसा अल्लाह खां की है, मुंशी इंसा अल्लाह खां की है। इंसा, देखो इंसा अल्लाह खां की रचना है। और बोलेंगे सर प्रेम सागर किसका? लल्लू लाल का। किसका है? लल्लू लाल का, याद रखना है ना। प्रेम सागर किसका? लल्लू लाल का। आ जाओ अगले सवाल पे। भैया निम्नलिखित में से किसे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध कौन सा माना गया है? तो बस सर याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध कौन सा? कुटज है। और आप जानते हो भैया आलोक पर्व, बिल्कुल रचना, ये भी रचना बहुत बार पूछा गया है सर, कौन सा? आलोक पर्व। कौन हो जाएगा? आलोक पर्व भी इन्हीं की रचना है ना मेरे भाई। आ जाओ अगले नेक्स्ट सवाल पे। भक्तिन का, देखो भक्तिन का प्रसिद्ध, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, देखो ऐसा लिखा गया भक्तिन, याद रखो भैया, ये लिखा है भक्तिन खाली स्थान का प्रसिद्ध, याद रखो प्रसिद्ध। फिर देखो मेरे साथ ही खाली स्थान, खाली स्थान रेखा चित्र है, यहाँ लिखेंगे फिर रेखा चित्र है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? भक्तिन है कौन से भैया? महादेवी वर्मा है। कौन से हैं? भक्तिन महादेवी वर्मा, भक्तिन महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध रेखा चित्र है ना, संस्मरण रेखा चित्र। याद रखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एक चीज ध्यान देना भैया, यहाँ पे महादेवी वर्मा का संस्मरण है कि जीवनी है? बताना। भक्तिन जो है वो महादेवी वर्मा का संस्मरण है कि जीवनी है? बताना इस चीज को आप। तो साथी देखो यहाँ पे जीवनी भी दिया है, जीवनी इनकी नहीं है, इनका क्या है? संस्मरण है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रचना, है ना, रखना। देखो गिरिराज किशोर को प्राप्त पुरस्कार के संबंध में रखना, और पुरस्कार का कौन सा जोड़ा सही है? बताओ ध्यान से। ढाई घर किसका भी है? ढाई घर किसका है? तो गिरिराज है का ही है।
है ना। कब साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, कब मिला बताना एक बार, तो बोलोगे भाई सर ढाई घर पे जो पुरस्कार मिला इनको 1992 में मिला। कब मिला? 1992 में। बकिया सब असंगत है, बकिया सब असंगत है। आ जाओ यहाँ पे, बहुत ही शानदार। आपके पास एक अनुच्छेद भी आएगा, वहां से कम से कम 2 सवाल तो बनेंगे। अनुच्छेद कैसे पढ़ना, ध्यान से देखो। प्रतियोगी द्वारा परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटकाने और मन ही मन डरने या भरपूर तैयारी ना करने से क्या होगा? बोलो अब ध्यान से देखो, इसका आंसर वैसे दिख रहा है आपको। भैया अगर परीक्षार्थी सही तरीके से पढ़ नहीं रहा, मन को भटका रहा है, इधर उधर दौड़ रहा है और उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो ऐसी स्थिति में बेटा क्या होगा उसका? वो असफल होगा। परीक्षा में असफल होंगे, परीक्षा में असफल ना होंगे, परीक्षा में शामिल ना होंगे, परीक्षा में सफल होंगे। भैया परीक्षा में सफल होने की कोई बात ही नहीं है, जो पढ़ेगा नहीं क्या करेगा, है ना। परीक्षा में शामिल ना होंगे भैया, वो तो हो सकता नहीं शामिल होंगे, लेकिन परीक्षा में क्या होंगे? असफल होंगे। परीक्षा में क्या हो जाएंगे मेरे भाई? 38 का जवाब क्या दोगे सर? साथी ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, है ना। ये तो नॉर्मल। सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण होता है भैया? मन को चिंता युक्त रखना, सकारात्मक चिंतन अपनाना, मन को लक्ष्य पे केंद्रित करके सदैव अध्ययन करना और नींद में डूबे रहना। एक बार पढ़ लेते हैं पंक्ति। किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए मन को स्थिर होना बहुत आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते समय मन को इधर उधर भटकाएं और ना ही देखो ना भटकाएं और ना ही किसी प्रकार का भय के मन में किसी प्रकार के भय को मन में आने दें। आपके आड़े देखो, आपके आड़े कुछ भी नहीं आ सकता भैया। आड़े मतलब है आप अगर पढ़े रहेंगे तो उसमें से कुछ अलग नहीं हो सकता। अपने को सदैव अध्ययन और लक्ष्य पर एकाग्र रखें। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना परीक्षार्थी के लिए अत्यंत जरूरी है। सुबह की सैर, संगीत सुनना भी मन को क्या मिलता है? भरपूर नींद भी अत्यंत जरूरी होती है। इससे परीक्षार्थी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है ना। अगर भरपूर नींद लोगे, सुबह सुबह गाना सुनोगे और सुबह सुबह सैर करोगे तो वो सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इन सब विषयों पर ध्यान देने के द्वारा परीक्षार्थी सकारात्मक फल को प्राप्त कर सकता है। तो देखो भाई ये भी एक पंक्ति कहेगी, बहुत शानदार पंक्ति है। इससे आप समझ पाए होंगे। पहला तो जवाब मिल गया आपको। दूसरा जवाब देखते हैं। सफल परीक्षार्थी का क्या लक्षण हो सकता है? मन को चिंता युक्त रखना। ना भैया हमेशा चिंता करेगा तो पढ़ेगा क्या, है ना। मन को लक्ष्य देखो, सकारात्मक चिंतन पर अपनाना ना अपनाना। भैया सकारात्मक चिंतन नहीं अपनाओगे तो क्या कर पाओगे? सकारात्मक चिंतन अपनाना है आपको, है ना। ना अपनाना कोई बात ही नहीं है। नींद में डूबे रहना। आप बताओ, कोई नींद में दिन भर डूबा रहेगा तो पेपर पास होगा? जीवन में नहीं होगा, है ना। नींद में कोई डूबा भाई तो पेपर पास होगा? नहीं होगा। तो बोलोगे मन को लक्ष्य पर केंद्रित। आपका लक्ष्य क्या? उस लक्ष्य पर अपने मन को केंद्रित रखो और सदैव अध्ययन करो, सदैव पढ़ते रहो, तभी जाके आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो सफलता आपको नहीं मिलेगी, सफलता कोई और लेके चला जाएगा। आ जाओ, आज लास्ट सवाल आज का हो जाएगा कि सुबह की सैर और संगीत सुनने से मन को शांति मिलती है। बड़ा मजा आता है ना भाई। सुबह की सैर और संगीत सुनने से परीक्षार्थी को क्या लाभ मिलता है? मन को पढ़ाई से विचलित हो जाता है। हाँ भैया, गाना ज्यादा सुनोगे तो मन विचलित हो जाएगा, लेकिन सुनने से थोड़ा सा हमें सकारात्मक भाव आता है, हम बढ़िया से पढ़ते हैं, है ना। समर्थ व्यक्ति हो जाता है। अच्छा, गाना सुनने से देखो समय व्यर्थ हो जाता है। बिल्कुल भैया, समय तो व्यर्थ होता ही है, लेकिन पूरा टाइम जो गाना सुनेगा उसके लिए व्यर्थ होगा। कुछ टाइम जो सुनता है उसके लिए नहीं होता। मन को शांति मिलती है। हाँ ठीक है साथी, ये शांति हो सकती है, कोई असर नहीं पड़ता। ऐसा कहाँ होता, कोई असर नहीं पड़ता तो क्या हम सैर करने क्यों लोग दौड़ते? नहीं भैया। तो कौन सा सही हो जाएगा? मन को शांति मिलती है। मेरे साथी ये 40 क्वेश्चन आप देखें और 40 प्रश्नों में आपका जवाब क्या आया, आप कितने सवालों पे आंसर लगाए, एक बार आप जरूर सेशन में बताएंगे कि आपके आंसर कितने सही है। ठीक है। अगर जो साथी मेरे साथ पहली बार जुड़ना चाह रहे हैं वो हिंदी भाई राज सर यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब करेंगे, है ना भाई। हिंदी भाई राज सर यूट्यूब चैनल पे जाएंगे और आराम सब्सक्राइब करेंगे। और नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो भी मेरे भाई डिस्क्रिप्शन दिया गया, अगर आप अलग से इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है। उस टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे, हिंदी भाई राज सर जहां भी लिखा होगा वहां पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप टेलीग्राम पे आएंगे। जितना भी क्वेश्चंस करवाए जाए सब क्वेश्चंस आपके सामने होंगे। तो आप देख पाए होंगे आज आपके सामने कितना कौन सी प्रैक्टिस सेट रखी गई भाई साहब? तो बोलोगे भैया आज हमारे सामने जो प्रैक्टिस सेट नंबर रखा गया वो प्रैक्टिस सेट हमारे सामने कौन सी है? तो बोलोगे 40 नंबर की सीरीज जो चल रही है, इस 40 नंबर की सीरीज में प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा था। तो एक पहली प्रैक्टिस सेट आपने कर लिया था, उस पहली प्रैक्टिस सेट से आप देख पाए होंगे बहुत ही मजेदार प्रैक्टिस सेट थी, और दूसरी वाली भी कर ले होंगे आज भाई, तो आनंद आ गया होगा। चलें भाई, ठीक है। तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम भैया।